फ्रेंड्स, बायोलॉजी के ऑनलाइन वीडियो क्लास पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे चैप्टर थे उसमें हम बात कर रहे थे क्लास असाइनमेंट का। हम क्लास असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे जहां पे ऑलरेडी सेक्शन ए, बी और सी हमने सॉल्व कर लिए, यानी कि जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आंसर्स था, जो ट्रू फॉल्स था, जो फिल इन द गैप्स था। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करने जाएंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी यानी कि जहां पे हमें क्वेश्चन आंसर्स करना पड़ता है, 30 से 40 वर्ड्स के बीच जो हमारा आंसर्स है वो देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, कोई भी दो प्रिंटेड मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन का नाम दे दो बिसाइड्स की हमें पता है कि एक रिकॉर्डिंग जो होता है, जो प्रिंटेड होता है, इसके अलावा दो और ऐसा एक टैक्सोनॉमिकल एड्स बोल दो जो कि क्या है, प्रिंटेड है। तो हमारा आंसर होगा मोनोग्राफ और मैनुअल। तो की के अलावा ये दोनों फॉर्म है जो प्रिंटेड होता है, जिसमें रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस मौजूद रहता है। ठीक है, तो हो गया हमारा पहला सवाल का आंसर। देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है। बोला गया है कि ये बॉल ऑफ स्नो जब रोल्ड ओवर होता है स्नो पे तो इसका मास बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है और साइज भी बढ़ता है। क्या ये कंपैरेबल है विद द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है उसके साथ क्या ये जो बर्फ के ऊपर बर्फ का गोला, उसका साइज अगर रोल हो तो उसका साइज बढ़ रहा है, इसके साथ ये रिलेटेबल है? हमारा आंसर होगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, ये जो बॉल का साइज बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि द एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल एक्सटर्नली ऐड हो रहा है। वो बर्फ उसके ऊपर ऐसे, उसका ऊपर बर्फ का चादर चढ़ रहा है तो ये इसका साइज बढ़ रहा है। ये पूरा का पूरा एक्सटर्नली हो रहा है। लेकिन हमारा जो ग्रोथ हो रहा है, मतलब कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका जो ग्रोथ हो रहा है वो क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन द बॉडी मटेरियल फ्रॉम इनसाइड। ये होता है एक्सटर्नली, ये होता है अंदर से, तो इसीलिए दो रिलेटेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, कैन वी रिलेट मेटाबॉलिज्म विद ग्रोथ ऑफ द बॉडी? मेटाबॉलिज्म को क्या हम ग्रोथ ऑफ द बॉडी के साथ रिलेट कर सकते हैं? हमारा जवाब होगा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होते हैं दो फिनोमेनन पे बेस्ड। सबसे पहला एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। अभी ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म है जिसको हम एनाबॉलिज्म के नाम से बोल सकते हैं, ये होगा हमारा पॉजिटिव, यानी कि जहां पे कुछ तैयार हो रहा है, जो पॉजिटिव वाला रिएक्शंस होते हैं उसको हम एनाबॉलिज्म बोल सकते हैं। और कैटाबॉलिज्म हम बोल सकते हैं किसे? जहां पे नेगेटिव हो रहा है, यानी कि जहां पे डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो बात यह है कि जब ये क्वांटिटी ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन, मतलब कि ये क्वांटिटी ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन को एक्सीड कर जाए, मतलब दो ऐड हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक माइनस हुआ, या फिर मैं बोल सकती हूं उसके बाद तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचे एक। तो क्वांटिटी ऑफ जो हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन है, क्वांटिटी ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन को एक्सीड कर रहा है बाय 1, तो यही हुआ हमारा जो सेविंग्स, ये हमें सेविंग्स बोल सकते हैं। तो ऐसे ही होता है हमारा ग्रोथ, क्योंकि ये 1 वाला जो पार्ट यही हमारा ग्रोथ पे काम पे आते हैं। तो ये ऐसे ही होता है कि एनाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो जब क्वांटिटी ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन को एक्सीड कर जाएगा तो जो अमाउंट बचा रहेगा वही हमारा ग्रोथ पे काम आएगा। तो ऐसे होता है ग्रोथ। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर क्या है। हमारा नेक्स्ट सवाल है डिफाइन मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म का हम बात कर रहे थे, इसको डिफाइन करने के लिए बोला गया। चलिए डिफाइन करते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन जो ऑकर होता है ऑर्गेनिज्म पे ड्यू टू स्पेसिफिक रिएक्शंस अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल, इसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी कि हमारे सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसमें जो स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं, कैसा स्पेसिफिक रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस, उसी को हम मेटाबॉलिज्म का नाम दे सकते हैं। ऐसा एक मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? ऐसा एक मेटाबॉलिक रिएक्शन का नाम हम देख सकते हैं जिसे हम सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन, ये हुआ एक एग्जाम्पल ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है, लीनियस ने कंसिडर
किया जाता है लिनियस को एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। दो अदर बॉटनिस्ट का नाम पूछा गया है जिसका कंट्रीब्यूशन है टू द फील्ड ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। आंसर क्या होगा? बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, ये ही दोनों साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस के अलावा। ये क्यों फेमस थे? क्योंकि उनका काम था रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लांट्स का जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी के ऊपर बेस करके इन्होंने प्लांट टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किए थे। इसीलिए इन दोनों जो साइंटिस्ट है इसके नाम लिनियस के अलावा हम ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है राइट द नेम ऑफ एनी टू ऑर्गेनिजम्स जो शो करते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या? फिलामेंटस एल्गी जो फ्रैगमेंटेशन शो करते हैं, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ये भी फ्रैगमेंटेशन शो करते हैं। फ्रैगमेंटेशन कैसा था? हमें याद है ऐसा सेल्स था इसके अंदर, ठीक है, ऐसा सेल्स था जहां से सपोज ये वाला फ्रैगमेंट निकल के फिर से दूसरा एक और फ्रैगमेंट निकल गया, फिर वहां से दूसरा का ग्रोथ होते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम फ्रैगमेंटेशन का नाम देते हैं। फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, इन दोनों में ये चीज देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है ये जान लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ हम किसे बोल सकते हैं? आंसर क्या होगा? मोनोग्राफ एक कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइलेशन है किसके ऊपर? ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टैक्सन। वो फैमिली हो सकता है, जेनस हो सकता है, स्पीशीज हो सकता है, ऐसा एट अ गिवन टाइम। तो यही है एक मोनोग्राफ। मोनोग्राफ हम इसी को बोल सकते हैं जो कि एक प्रिंटेड फॉर्म है। ये ऑब्वियसली एक प्रिंटेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है व्हाट इज ICZN स्टैंड्स फॉर। ये हम MCQ में भी बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। ICZN का फुल फॉर्म क्या है? ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यही से बनते हैं ICZN। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ICBN और व्हाट डू यू मीन बाय BACN यानी कि बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। हमारे नेक्स्ट सवाल है हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टैक्सा। डिफरेंट टैक्सा में इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या दिया गया है? देखिए हमारा आंसर है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट टैक्सा बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसी के बेसिस पे ये डिफरेंशिएट किया जाता है और इसी प्रोसेस का नाम दिया जाता है टैक्सोनॉमी। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा है क्या? अ प्लांट स्पीशीज जो शो करते हैं सेवरल मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन। बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझना। सेवरल मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन शो करते हैं इन रेस्पॉन्स टू ऑल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट। मतलब एक प्लांट स्पीशीज जो होते हैं उसको आप प्लेन लैंड पे उसको ग्रो कराओ तो आप एक जैसा मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखोगे। अगर उसको थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड उसका बढ़ा दो तो वहां पे आप दूसरी तरीके का उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखोगे। इसके अलावा क्या बोला गया है? बोला गया है व्हेन ग्रोन अंडर सिमिलर कंडीशन। अब अगर ये ऑल्टीट्यूडिनल जो ग्रेडियंट है इसको हटा दिया जाए, सिमिलर कंडीशन पे इसका ग्रोथ किया जाए तो मॉर्फोलॉजिकल जो वेरिएशन है वो डिसअपीयर हो जाता है। ऑल द वेरिएंट्स हैव कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। सभी का कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखने को मिलता है। इन सारी वेरिएंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? देखो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ जो आप कॉमनली कर सकते हो। ठीक है, जो धनिया का पत्ते मिलते हैं ना मार्केट में, वो जनरली हम जो यहाँ से अब खरीदते हैं मार्केट से, वहां पे पत्ते का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जहां पे हमें कंप्लीट लीफ प्लेट, जो लीफ ब्लेड कहा जाता है, वो पाते हैं। ठीक है, और कभी कभी आपने देखे होंगे कि धनिया का पत्ता हमें मिलते हैं बहुत ही ऐसा लीफ ब्लेड का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही थिन पतला सा होता है। ऐसा पतला सा लीफ ब्लेड का स्ट्रक्चर होता है, कभी कभी बहुत चौड़ा सा होता है। ये डिफरेंसेस क्यों? क्या ये दोनों अलग वेरिएंट है या फिर अलग सब स्पीशीज है? नहीं है, ये दोनों ही सेम धनिया का पत्ता है लेकिन डिफर करते हैं बिल्कुल ऐसे जो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन शो करते हैं। क्योंकि जिसका चौड़ा वाला पत्ता होता है वो लैंड पे उगाया गया है, लैंड पे वहां पे पानी नहीं था, और ये जो ऐसे थिन वाला पत्ता होता है जिसका लीफ ब्लेड बहुत ही पतला
छोटा सा होता है वो कहाँ पे मिलता है, वो अगर इसको वाटर में उगाया गया है, वाटर जहाँ पे मैक्सिमम रहता है वहां पे उगाया गया है तो ऐसा पत्ता मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑल्टीट्यूडिनल वेरिएशन नहीं है, लेकिन जो मीडियम है यानी कि लैंड और वाटर, इसके बीच में एक पत्ते का सेम स्पीशीज है लेकिन उसके मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस आ गया है, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन हो गया है। लेकिन अगर आप इसी को, इस वाटर वाले प्लांट को लेके इसी को अगर आप लैंड पे इसको ग्रो कराओ तो बिल्कुल ऐसा वाला पत्ता आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे वेरिएंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा वेरिएंट्स का नाम क्या हो सकता है? आप ही मुझे बोलो कि ऐसा वेरिएंट्स को आप क्या बोल सकते हो। आंसर हमारा होगा, ऐसा वेरिएंट्स को हम ऑब्वियसली स्पीशीज ही बोलेंगे, सब स्पीशीज नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब उसको आप सेम वेरिएंट, ये डिफरेंस जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हो रहा है वो बस या तो उसका ऑल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट के वजह से हो रहा है या फिर वो जहां पे ग्रो कर रहा है उस एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, कोई और मतलब जेनेटिक कोई चेंज उसमें नहीं आया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम स्पीशीज ही बोलेंगे। आई थिंक द आइडिया इज क्लियर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। हमारा नेक्स्ट सवाल यानी कि सेक्शन ई में, जहां पे हम थोड़ा सा और ब्रीफ जो क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बोला गया है डिस्क्राइब द रोल ऑफ म्यूजियम्स। म्यूजियम्स का क्या रोल है हमारे ये जो होते हैं, जो बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी होते हैं वहां पे म्यूजियम्स का क्या रोल होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं क्या बोला गया है। ये कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे होता है, ये यूज्ड होता है टू डिपोजिट टाइप स्पेसिमेन यानी कि जो डिफरेंट काइंड का स्पेसिमेंस होते हैं इसको यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। आर इन इम्पोर्टेंट सेंटर्स फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए ये म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल फोना एंड फ्लोरा एज वेल एज ऑफ अदर एरियाज। लोकल फ्लोरा और लोकल फोना कैसे, अगर आप कोई म्यूजियम पे जाओ, जो कि मैं आपको बोल सकती हूँ कोई समुंदर के किनारे जैसे कि दीघा में है या फिर पुरी में है, वहां पे कुछ म्यूजियम्स क्रिएट किए गए हैं। अगर आप वहां पे जाओ तो आप वहां का लोकल फ्लोरा फोना आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां पे समुद्र में जो शेल्स मिलते हैं, जो मोलास्क्स मिलते हैं, उसका वेराइटी ऑफ कलेक्शन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो लोकल फ्लोरा और फोना को समझने के लिए भी ये म्यूजियम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है लिस्ट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे डिफरेंस बोला गया है। डिफरेंस क्या है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में? सबसे पहला नंबर 1 डिफरेंस है ये सम टोटल है ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। मैं पहले ही बोली थी एनाबोलिज्म मतलब जो पॉजिटिव रिएक्शंस होते हैं यानी कि द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, वहीं पे कैटाबोलिज्म नेगेटिव होगा, मींस कि सम टोटल ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये एनर्जी यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। अभी उस सवाल में हमने क्या बोला था, ग्रोथ क्या है, जब ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस को एक्सीड कर जाए, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाए, तो टोटल कंस्ट्रक्टिव में से अगर डिस्ट्रक्टिव इतना सा हुआ डिस्ट्रक्ट, तो बाकी जो एरिया बचा वही होगा हमारा ग्रोथ का पार्ट। तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट, तो वही बोला गया है, यही है डिफरेंस बिटवीन द एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। आई थिंक द आइडिया इज क्लियर, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। हमारा नेक्स्ट सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्लिगेट कैटेगरीज एंड इंटरमीडिएट कैटेगरीज, और इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है विद अ फ्लो चार्ट। तो डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्लिगेट एंड इंटरमीडिएट मतलब ऑब्लिगेट कैटेगरीज को तो हम बोलेंगे ही कि इसके अलावा क्लासिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी स्पीशीज को अगर हम नॉर्मली बोलना चाहे ये कौन सा ऑर्डर पे बिलोंग करते हैं, कौन सा फैमिली में बिलोंग करते हैं, ये है बेसिक इंफॉर्मेशंस। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो है उसके बारे में डिस्कस करना। और इंटरमीडिएट कैटेगरीज मतलब अगर उसको भी हम स्पेसिफाई करना चाहे, मतलब फैमिली के बारे में तो हम जान गए, उसका सुपर फैमिली क्या है, सब फैमिली क्या है, उसका सब ऑर्डर क्या है, स्पीशीज के बारे में जानते हैं तो सब स्पीशीज उसका कुछ है क्या नहीं। तो ये सब जब हम और डिटेल्स में जानना चाहे तब वहां पे इंक्लूड होगा ये इंटरमीडिएट कैटेगरीज। अब अगर हम इसका एक चार्ट इसका बोले तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है किंगडम, जो बोला गया है कि फ्लो चार्ट के हिसाब से इसे दिखाओ। देखते हैं, किंगडम हो गया नंबर 1, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्या आता है सब फाइलम, तो सब फाइलम इसके बाद आता है। तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट स्पीशीज। उसके बाद क्या आता है सुपर क्लास, उसके बाद क्लास, क्लास के बाद सब क्लास। तो ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो हमारे थे उसको अगर
हम थोड़ा सा बॉक्स कर दे तो देखो ये था हमारा ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ठीक है। क्लास फिर से हो गया, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, क्लास के बाद सब क्लास, सब क्लास के बाद आते हैं इंफ्रा क्लास, सब के बाद एक और छोटा सा माइनर सा एक जो इंटरमीडिएट कैटेगरी बनते हैं उसको इंफ्रा क्लास बोलते हैं। उसके बाद आते हैं कोहॉर्ट, कोहॉर्ट ये बहुत ही माइनर सा, तो इंफ्रा क्लास, कोहॉर्ट ये जो है ये सब बहुत ही माइनर सा है, माइनर सा जो इंटरमीडिएट कैटेगरी होते हैं। उसके बाद सुपर ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद सब ऑर्डर, सब ऑर्डर के बाद फिर से इंफ्रा ऑर्डर, इंफ्रा ऑर्डर के बाद सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली जो हम जानते हैं। उसके बाद आते हैं ट्राइब, ट्राइब के बाद सब ट्राइब, उसके बाद जीनस, उसके बाद सब जीनस, उसके बाद स्पीशीज और आखिर में सब स्पीशीज। तो ये है जो पूरा इंटरमीडिएट कैरेक्टर और जो ऑब्लिगेट कैरेक्टर्स है उसको लेके अगर हम पूरा करें तो यहाँ पे ऑब्लिगेट कैरेक्टर्स क्या क्या था, क्लास था, क्लास के बाद हमारा था ऑर्डर, ऑर्डर के बाद था फैमिली, फैमिली के बाद था जेनस, जेनस के बाद था स्पीशीज। तो यही है 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 और 7, ये है हमारा 7 ऑब्लिगेट कैरेक्टर्स। और उसके अलावा ये सब जो है ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे है इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द सुपर, सब, इंफ्रा, ट्राइब, सब ट्राइब, ये सब कुछ मिला के। तो यही हो गया डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फ्लो चार्ट, ठीक है। आई थिंक द आइडिया इज क्लियर, कैसे ये जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज होते हैं और जो इसके इंटरमीडिएट कैटेगरीज होते हैं उसका जो एक पूरा स्ट्रक्चर, पूरा फ्लो चार्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा, फौना एंड वेजिटेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। फ्लोरा, फौना और वेजिटेशन का बेसिक डिफरेंस क्या है। फ्लोरा का मतलब है ऑल प्लांट लाइफ फाउंड एट अ गिवन हैबिटेट एट अ गिवन टाइम, यानी कि पूरा जो प्लांट लाइफ आप पाते हो एट ए गिवन हैबिटेट। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक बात बताओ कि आप आपके घर के आसपास, आपके घर पे आसपास आप कितने सारे पेड़ पौधे देख पा रहे हो, व्हाट आर देयर टाइप्स, तो आप क्या करोगे, आप एक एक पेड़ पौधों को उसको काउंट करोगे, उसका टाइप्स जानोगे, उसको एक लिस्टिंग करोगे। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आता है लिस्टिंग, ठीक है, ये लिस्टिंग फॉर्म में मिलता है, तो इसे बोला जाता है फ्लोरा। फौना मतलब सारे के सारे एनिमल लाइफ प्रेजेंट एट ए गिवन हैबिटेट एट ए गिवन टाइम, तो फौना मतलब हो जाता है एनिमल लाइफ। अभी वेजिटेशन मतलब क्या होता है, प्लांट्स, ट्रीज कवर्ड इन अ बायोम विद स्पेशल क्लाइमेट। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रॉपिकल एरिया में कैसा वेजिटेशन मिलता है, तो आपके घर के आसपास क्या फ्लोरा मिलता है और ट्रॉपिकल एरिया में क्या वेजिटेशन मिलता है, दोनों में हेवन एंड हेल डिफरेंस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रॉपिकल एरिया में क्या वेजिटेशन मिलते हैं, तो आप मॉस से या फिर एल्गी से लेके बड़े बड़े पेड़ पौधे तक सबका आप डिफाइन करोगे, वो प्लांट्स कैसे उगते हैं, सीजन का साथ उसका कैसा होता है, मतलब सीजन में पत्ते आते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, तो ये पूरा जो एक डिस्क्रिप्शन होगा उसी को हम वेजिटेशन बोलेंगे। तो ये अगर लिस्टिंग टाइप है विद द नेम्स, तो वेजिटेशन होगा क्या, डिस्क्रिप्टिव टाइप, ये होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑलवेज विथ रेफरेंस टू द स्पेशल क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट के साथ, क्योंकि डेजर्ट पे वेजिटेशन अलग सा होगा, ट्रॉपिकल एरियाज पे वेजिटेशन अलग सा होगा, पोलर एरियाज में वेजिटेशन अलग सा होगा। लेकिन अगर फ्लोरा की बात करूं तो मैं आपको बोल सकती हूँ आपके स्कूल के आसपास फ्लोरा कैसा है, ठीक है, आपके विलेज पे शायद कोई एक घर है, वहां पे आप कैसा फ्लोरा देख पाते हो, तो वो एक लिस्टिंग टाइप है, छोटे एरिया के ऊपर होता है और जो गिवन हैबिटेट और गिवन टाइम में बिलोंग करते हैं। तो यही डिफरेंस है बिटवीन फ्लोरा, फौना एंड वेजिटेशन। I think the idea is clear। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल जो हमारा है वो रहा list out the features which is distinguish living things from non living things। तो living things से non living things को distinguish करने वाला फीचर कैसा है। देखिए सबसे पहला जो फीचर होगा वो है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म कैसे, क्योंकि हमें पता है कि ग्रोथ जो होता है लिविंग थिंग्स में इंटरनली होते हैं, अंदर से होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सटर्नली होता है। मेटाबॉलिज्म लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होगा, सेलुलर लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो कि नॉन लिविंग में नहीं होगा। रिप्रोडक्शन ये तो ऑब्वियसली स्पेसिफिकली लिविंग थिंग्स में ही होता है, नॉन लिविंग्स में नहीं होते। एबिलिटी टू सेंस स्टिम्यूली यानी कि कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस होता है सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। हमें पता है कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो थे उन्होंने ये साबित कर दिया था कि प्लांट्स को भी कॉन्शियसनेस है, उसका
का भी अगर आप पत्ता तोड़ो तो उसको भी दर्द होता है, यानी कि द स्टिम्यूली प्लांट्स में भी मौजूद है और एनिमल्स में तो डेफिनेटली है। उसके बाद है एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज मतलब क्या होगा, एक छोटा सा एम्ब्रायो या जाइगोट से लेके उसका जो बड़ा फॉर्म होता है उस तक उसका जो सारे के सारे ऑर्गन्स फॉर्म हो गए वो ऑर्गेनाइज तरीके से एक ही जैसे एक स्पीशीज में सब का सब अगर बहुत छोटा मोटा जो जेनेटिक फॉल्ट होता है वो ना हो तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या देखते हैं, एक पॉपुलेशन में एक स्पीशीज का एक ही तरीके का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम पाते हैं, तो ये होगा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। और होता है सेल्फ रेप्लिकेट, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, है ना, कोई और एक्सटर्नल फोर्स उसको फोर्स नहीं करते कि सेल्फ रेप्लिकेट करने के लिए, इट इज देयर इनहेरिटेंस, ये उसका जेनेटिकली होता है। तो यही जो सारे के सारे पॉइंट्स है यही लिविंग थिंग्स को अलग करते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। आई थिंक द डाउट इज क्लियर कि क्या होगा डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है उसके तरफ देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, देखो हमारा जो अगला सवाल स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर नॉट येट आइडेंटिफाइड ऑन द अर्थ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी कि बोला जा रहा है जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारे ये पूरे दुनिया में, उनमें से सबको अब तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। भाई बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो इतना बड़ा बायोस्फीयर है यहाँ पे ऐसा बहुत सारे जगह है जो जाना, वहां पे जाना, उसका जो लिविंग फौना और फ्लोरा है उसको एक्सकैवेट करना ये उतना आसान नहीं है। जैसे कि हम हॉट स्प्रिंग्स के बात कर सकते हैं, हम जो कोल्ड डेजर्ट्स है उसके बात कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनिक जो इरप्शंस होते हैं वैसी वाले जगह के बारे में बोल सकते हैं, हम डीप सीज के बारे में बोल सकते हैं। हमें पता है कि बहुत ही रिसेंटली ऐसा हुआ है कि चैलेंजर डीप यानी कि जो पैसिफिक ओशन में द डीपेस्ट एरिया है, द डीपेस्ट पोजीशन ऑफ मारियाना ट्रेंच दैट इज कॉल्ड द चैलेंजर डीप, वहां से हमें बहुत ही रिसेंटली पता चला है, वो भी सम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वहां का कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फिश और जो और भी सारे फाइलम के हमारे जो है प्लांट्स के बारे में कुछ पता चला है, यानी कि फ्लोरल जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में हमें पता चला है, वहां पे मौजूद मोलस्क्स के बारे में हमें पता चला है। ये बहुत ही रिसेंट है, ठीक है। तो अभी भी साइंटिस्ट का बोलना यह है कि अब तक वहां पे और भी शायद और भी सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि अब तक हम नहीं जाने। तो और भी कितने सारे जगह हमारे बायोस्फीयर में मौजूद है जिसके बारे में हम अब तक जाने ही नहीं, साइंटिस्ट दिन रात उसके लिए काम कर रहे हैं। तो बोला गया है कि ये डाइवर्स हैबिटेट जो है वहां पे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो इसको लिमिटेड नंबर ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने हैं उसके हिसाब से जो टैक्सोनॉमिस्ट है उसके नंबर बहुत ही कम है। तो थॉरो सर्वे करना डिफरेंट एरिया में ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, और ऑकरेंस ऑफ सेवरल इनएक्सेसिबल रीजन, मतलब मैं जो बोल रही थी कि सारे के सारी जगह पे पहुंचना भी मुश्किल होता है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, अंडर वाटर रीफ्स, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं ये सारे के सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखिए, इन अ गिवन हैबिटेट वी हैव 20 प्लांट स्पीशीज और 20 एनिमल स्पीशीज। तो हम क्या बोले इसको, डाइवर्सिटी बोले, बायोडाइवर्सिटी बोले, इसको जस्टिफाई करो। देखो हम सबसे पहला बात तो यह है, हम उसको बायोडाइवर्सिटी नाम से बोलेंगे। क्यों बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे, क्योंकि ये नंबर्स के बारे में बोल रहे हैं एज वेल एज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन द अर्थ, इसके बारे में बोल रहे हैं। तो नंबर्स के बारे में जो भी बोल रहे हैं और टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बोल रहे हैं, ये दोनों जुड़ के एक ही बात हो सकती है, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। इसीलिए हम इसे बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे, ना कि सिर्फ डाइवर्सिटी बोलेंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा जो है वो है, व्हाट मेक्स स्पीशीज अ बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। स्पीशीज को बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम क्यों बोले, क्योंकि 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में जो सबसे आखिर में आता है वही है स्पीशीज, जो कंस्टिट्यूट करता है पूरा बेस ऑफ 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। और अगर इसके साथ हम जो हमारे इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स है इसको मिला भी ले, फिर भी स्पीशीज बेस ही कंस्ट्रक्ट करेगा। देखिए क्या है हमारा आंसर का एक्सप्लेनेशन ये है कि ये लोएस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन है, यानी कि कोई भी एक पॉपुलेशन को अगर हम स्पेसिफिकली बोले तो स्पीशीज को ही हम सबसे लो में पाएंगे ऑफ बेसिक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ठीक है। इसमें 1 और मोर इंडिविजुअल प्रेजेंट है जो कि रिजेंबल वन अनदर है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबलेंस है,
क्लोजली देन इंडिविजुअल्स ऑफ अदर स्पीशीज, यानी कि अगर हम कैनाइन यानी कि अगर हम डॉग्स की बात करें तो डॉग्स का ही सारे स्पीशीज पाएंगे, वहां पे कैट्स हम बिल्कुल नहीं पाएंगे, है ना। तो द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज इंटरब्रीड फ्रीली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक स्पीशीज में क्या देखते हैं हम, इंटरब्रीडिंग, फ्रीली इंटरब्रीडिंग, और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फॉर्म जो मेंबर्स होते हैं ऑफ अदर स्पीशीज। तो एक स्पीशीज तभी स्पीशीज बनेगा जब वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगा फ्रॉम अदर स्पीशीज, वो सिर्फ विद इन दैट स्पीशीज वो क्या करेगा, फ्रीली इंटरब्रीड करेगा और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का जन्म देगा। तो यही है इसका फंडा। दीज फीचर्स मेक द स्पीशीज बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, यही जो फीचर्स होते हैं स्पीशीज के, यही इसको बनाता है द बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्योंकि स्पीशीज मतलब हम प्योर ऑफ दैट एनिमल फॉर्म पाएंगे, कोई और वहां पे मिलावट हम बिल्कुल नहीं पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा। अगला सवाल में बोला जा रहा है कि रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब रिप्रोडक्शन को ही सिर्फ डिफाइन नहीं करते एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इसको जस्टिफाई करने के लिए बोला गया है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है, किसको हम बोल सकते हैं व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके लिए 4-5 पॉइंट हम बोल चुके हैं, जिसमें एक था रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन ही मेन नहीं था। देखते हैं हमारा क्वेश्चन का जो आंसर का जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। देखो, देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स, ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जो पूरे लाइफ में कभी रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोड्यूस करते ही नहीं। ऑल्दो बाकी के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टर्स है वो उसमें प्रेजेंट है, जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पे बोला जाए तो स्टेराइल वर्कर बीज होते हैं, म्यूल्स होते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं। तो रिप्रोडक्शन ही ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि जो वर्कर बीज होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, जो म्यूल्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। इसका मतलब क्या ये कि वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो पॉइंट्स है, जो फीचर्स है, उसमें एक है रिप्रोडक्शन। दैट डजंट मीन कि यही है, इसी के तौर पे हम बोल सकते हैं ये लिविंग है या नॉन लिविंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही रहा हमारा क्वेश्चन का जो आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है वो। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। अगला सवाल में बोला जा रहा है व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो हम एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस में नोमेनक्लेचर करते हैं, इसका जरूरत क्या है? ऑब्वियसली क्योंकि मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो ये जो सारे के सारे के ऑर्गेनिजम्स है, इसको देयर लोकल नेम्स जो वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, उसके बारे में हम जानते हैं विद इन अ कंट्री। मतलब एक कंट्री के अंदर ही कितने सारे लैंग्वेजेस होते हैं, है ना, एक कंट्री के अंदर कितने सारे लैंग्वेजेस होते हैं, तो डाइवर्स नेम्स हो सकता है उसका। इसीलिए एक नेमिंग प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जरूरी है, जिसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ताकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से वर्ल्ड वाइड जाना जाए। सारे के सारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेके जब स्टडी कर रहा है तो उसका एक ही नाम जाने, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका मतलब मैंगो होता है, तो सारे के सारे साइंटिस्ट मैंगीफेरा इंडिका का मतलब मैंगीफेरा यानी कि मैंगो को ही जानेगा। तो यही है जरूरत कि एक स्टैंडर्डाइज नोमेनक्लेचर जो फॉर्म करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल तो खत्म हो गया, मतलब कि हमारा कोई और सवाल क्लास असाइनमेंट पे बचा नहीं है। तो हम सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे हमारे वो सॉल्व कर लिए। तो आगे हमारा जो अगला वीडियो होगा वो शुरू होगा हमारा एक बिल्कुल नए चैप्टर से। तो तब तक एक बार फिर से मेमोराइज कर लीजिए चैप्टर को। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को हम लोग का वीडियो कैसा लग रहा है ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और ड्रीम्स एजुकेशन सेंटर का जो फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग ड्रीम्स ऑनलाइन क्लास का रेगुलर वाइज क्लास करना चाहते हैं तो विजिट करिए हम लोग का वेबसाइट www.dreamsonlineclass.in। और आप लोग वेबसाइट से अगर ना करें तो आप लोग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे रजिस्टर कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं कोई दूसरे और वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।